हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल MAPS स्टूडेंट्स। हमारा जो लास्ट टॉपिक चल रहा था वो है लेसन नंबर 8 क्षेत्रीय आकांक्षा और इसी को आज हम आगे कंटिन्यू करेंगे। आज हम पढ़ेंगे उत्तर पूर्व में चुनौतियां तथा अनुक्रियाएं। 7 बहनें कहकर पुकारे जाने वाले राज्य जैसे असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर एवं त्रिपुरा से मिलकर जो भारत का उत्तर पूर्व क्षेत्र है वो बनता है। इन राज्यों में मिजोरम, मेघालय, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश असम राज्य से काट कर बनाए गए हैं, यानी कि वो पहले असम का हिस्सा थे, अब असम से काट कर बनाए गए हैं। नागालैंड को 1960 में पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा को 1972 में राज्य का दर्जा मिला और ऐसे ही 1987 में अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। इस क्षेत्र में देश की कुल आबादी का 4% जनसंख्या निवास करती है, लेकिन अगर भारत के कुल क्षेत्रफल के पूर्वोत्तर हिस्से को देखा जाए तो यह आबादी दोगुनी कही जाएगी। ब्रिटिश शासनकाल के दौरान उत्तर पूर्व के लोग लगभग अलग जीवन बिताते थे क्योंकि एक पहाड़ी क्षेत्र है और इसमें जो रहने वाले लोग हैं उनकी अपनी निष्ठाएं हैं, उनकी कमज़ोर आर्थिक दशा और जो उनमें पिछड़ापन है वो सदियों के कुशासन का परिणाम है। और इन राज्यों में जो अधिकतर जातियां हैं वो पिछड़ी हुई है। यहाँ पर संचार के साधनों की कमी है, बेरोजगारी ज़्यादा है, भाषा की विभिन्नता है। इसी कारण जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं, इन राज्यों में राजनीति के 3 मुद्दे हावी रहे हैं। एक तो स्वायत्तता की मांग, इनमें पहला मुद्दा था स्वायत्तता की मांग, अलगाव के आंदोलन और बाहरी लोगों का विरोध। इसमें पहले स्वायत्तता की मांग पर 1970 के दशक में कुछ शुरुआती पहल की गई थी। और जो शेष 2 मुद्दे थे वो 1980 के दशक में उभरे थे। इन राज्यों की राजनीति में इन्हीं उभरे हुए मुद्दों के कारण इन सब राज्यों में अपने अलग अलग राजनीतिक दल हैं जो सत्ता प्राप्ति के लिए संघर्ष करते हैं। इनमें सबसे पहले बात करते हैं हम नागालैंड की। असम में नगा आंदोलन के रूप में नगा जाति के लोगों द्वारा भारत से अलग होने के लिए आंदोलन चलाया गया। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अगमी जापू फिजो, दोबारा से सुनिए, अगमी जापू फिजो के नेतृत्व में नगा राष्ट्रीय परिषद की स्थापना की गई और हिंसात्मक संघर्ष की जो गतिविधियां हैं वो शुरू कर दी गई। नगा प्रदेशों को 1957 में एक पृथक प्रशासनिक क्षेत्र बना दिया गया था और किंतु जो नगा थे वो इस व्यवस्था से संतुष्ट नहीं थे। तो 1960 में नगाओं और केंद्रीय सरकार के बीच में एक समझौता हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप 1965 में नागालैंड राज्य की स्थापना हुई। लेकिन पूर्ण राज्य के बाद भी जो विद्रोही समूह थे वो नागालैंड में सक्रिय हैं। वे मणिपुर, असम और पूर्वी अरुणाचल के प्रदेशों में काम कर रहे विद्रोही समूहों के साथ मिल गए और अब जो नगा था एक बृहद नागालैंड की मांग करने लगा। उनका ये कहना है कि जो उत्तर पूर्वी राज्य हैं जैसे मणिपुर, असम तथा अरुणाचल प्रदेश के उन भागों को नागालैंड में मिला देना चाहिए जहाँ पर नगा जाति के लोग रहते हैं। इस प्रकार नगा आंदोलन अब भी अपनी विद्रोही कार्यवाहियों में लगा हुआ है। लगभग 20 लाख की आबादी वाले उत्तर पूर्वी राज्यों में यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट, नगा नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी और नगा नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल जैसे राजनीतिक दल पाए जाते हैं। अंतिम दल जो है वो अलगाववादियों से संबंधित है। नेक्स्ट आता है मणिपुर। मणिपुर भारत की स्वतंत्रता से पहले एक देशी रियासत थी। वहाँ के राजा ने इच्छा प्रकट की थी कि वह भारत के साथ मिलना नहीं चाहता, लेकिन बाद में उसने विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। जब भारतीय संविधान अस्तित्व में आया तो वह एक केंद्र शासित क्षेत्र था। वहाँ के लोगों ने भी स्वतंत्र राज्य की मांग की और कहा कि स्वतंत्रता की
यह स्वतंत्र राज्य था तो सन 1972 में ऐसे पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। वहाँ का सबसे बड़ा आतंकवादी संगठन मणिपुर पीपल्स लिबरेशन आर्मी है। यह आतंकवादियों का संगठन है, हिंसात्मक और आतंकवादी गतिविधियों द्वारा स्वतंत्र राज्य की मांग करता आया है और यह भारतीय सेना के साथ भी संघर्ष करता रहा है। लगभग 23 लाख जनसंख्या वाले इस राज्य में मणिपुर हिल यूनियन एवं कुकी नेशनल असेंबली है जो वो प्रमुख क्षेत्रीय दल है। नेक्स्ट आता है असम। लगभग पिछले 4-5 दशकों से असम में विदेशियों की घुसपैठ के कारण बड़ी विकट स्थिति पैदा हो गई है। वहाँ की अर्थव्यवस्था, अस्मिता और सांस्कृतिक पहचान के लिए यह एक बहुत बड़ा संकट है। असम की चाय के बागानों में बाहरी लोग बहुत कम मजदूरी पर काम करने को तैयार रहते हैं, इसलिए जो वहाँ के मूल निवासी हैं उनको बेरोजगारी का सामना करना पड़ता है। असम में तेल और कोयले के जैसे प्राकृतिक संसाधनों में भी कमी आई है। असम की अपनी सांस्कृतिक विशिष्टताएं रही हैं, जैसे कि बिहू एवं जो परंपरागत नृत्य है, ज्योतिष विज्ञान है, कछारी खामती, लालूंग आदि जनजातियों की जो संस्कृति है और परंपराएं हैं वो अलग है। विदेशी घुसपैठियों के कारण जो असम की संस्कृति है, भाषा है, पहनावा है, उस पर बहुत अधिक प्रभाव देखा जा सकता है। इसी कारण असम में विदेशी घुसपैठियों के प्रश्न को लेकर लंबे समय तक असम की जनता ने संघर्ष किया। यहाँ की जनता भयभीत थी कि बांग्लादेश से विदेशी लोग असम में घुसपैठ कर रहे हैं और वे यहाँ आकर नागरिकता प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार इनसे जो असम की संस्कृति है वो नष्ट होती जा रही है। असमिया लोगों को भय हुआ कि बांग्लादेश से बड़ी संख्या में मुस्लिम घुसपैठियों के निरंतर आ जाने के कारण क्या होगा, वो स्वयं ही अपने राज्य में अल्पसंख्यक बनकर रह जाएंगे। इसके अतिरिक्त और भी कुछ आर्थिक मसले थे जिसका असम के लोगों को भय था। असम में तेल, चाय और कोयले जैसे प्राकृतिक संसाधनों के बावजूद भी वहाँ पर व्यापक गरीबी बनी हुई थी। यहाँ की जनता ने ये मान लिया कि असम के जो प्राकृतिक संसाधन है वो बाहर भेजे जा रहे हैं और इससे असम में रहने वाले लोगों को कोई लाभ नहीं हो रहा। असम की जनता ने इसी भय से वहाँ 1979 में एक शक्तिशाली आंदोलन को जन्म दिया, जिसे ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन आसू ने विदेशियों का विरोध किया। फिर से देखिए क्या था इस आंदोलन में, का नाम ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन आसू ने विदेशियों का विरोध किया। आसू क्या था, एक छात्र संगठन था और उसका जुड़ाव किसी भी राजनीतिक दल से नहीं था। आसू का आंदोलन अवैध अप्रवासी, बंगाली और अन्य लोगों के दबदबों तथा मतदाता सूची में लाखों अप्रवासियों का नाम दर्ज कर लेने के खिलाफ था। इस आंदोलन की ये मांग थी कि 1951 के बाद जितने भी लोग असम में आकर बसे हैं उन्हें असम से बाहर भेज दिया जाए। इस आंदोलन ने कई नए तरीकों को आजमाया और असमी जनता के हर तबके का समर्थन हासिल कर लिया। इस आंदोलन को पूरे असम में समर्थन मिला। केंद्र सरकार ने 1983 में जबरन विधानसभा चुनाव कराए। वहाँ हुई व्यापक हिंसा में कांग्रेस को वहाँ बहुमत मिल गया। 27 फरवरी 1983 में हितेश्वरी साकिया राज्य के मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन विधानसभा चुनाव के पश्चात भी राज्य की स्थिति सुधरने के बजाय और खराब होती चली गई। 6 साल की अस्थिरता के बाद राजीव गांधी के नेतृत्व वाली सरकार ने आसू के नेताओं से बातचीत शुरू की। इसके परिणाम स्वरूप 1985 में एक समझौता हुआ था सरकार और आसू के बीच में। आसू और सरकार के बीच में 1985 में एक समझौता हुआ था। क्या था वो समझौता कि 1971 के बाद आए विदेशियों को असम से निष्कासित यानी उन्हें निकाल दिया जाएगा। असम बांग्लादेश सीमा पर जो कांटेदार तार है वो बिछा दिए जाएंगे। अशांत और उपद्रव क्षेत्र घोषित होने के बाद
असम में लागू किए गए कानूनों की समाप्ति कर दी जाएगी। संशोधित मतदाता सूची के आधार पर 1985 तक विधानसभा और लोकसभा के चुनाव कराए जाएंगे। ये समझौता हुआ था आसू और सरकार के बीच में। असम समझौते के बाद आंदोलन करने वाले विद्यार्थियों ने असम गण परिषद, एक क्षेत्रीय राजनीतिक दल का गठन किया। क्या नाम था इसका? असम गण परिषद। एक क्षेत्रीय दल का गठन किया और ये गठन हुआ था 1985 में। 1 दिसंबर 1985 के चुनाव में असम गण परिषद को बहुमत मिल गया और प्रफुल्ल कुमार महंत वहां के मुख्यमंत्री बने थे। नवगठित सरकार इस वादे के साथ सत्ता में आई थी कि विदेशी लोगों की समस्या को सुलझा लिया जाएगा, वहाँ एक स्वर्णिम असम का निर्माण किया जाएगा। नई सरकार के बाद असम गण परिषद के असंतुष्ट दल ने अलग होकर सशस्त्र आतंक फैलाने का रास्ता अपना दिया और वहाँ पर हत्या, लूटपाट और डकैती जैसे घिनौने कार्य आरंभ हो गए। अब बात करते हैं तेलंगाना के बारे में। तेलंगाना, अभी जिसे तेलंगाना कहा जाता है, उसमें आंध्र प्रदेश के 23 जिलों में से 10 जिले आते हैं। मूल रूप से यह निजाम की हैदराबाद की रियासत का हिस्सा था। कौन? तेलंगाना। तेलंगाना निजाम की हैदराबाद रियासत का एक हिस्सा था। इस क्षेत्र से आंध्र प्रदेश की 294 में से 119 विधानसभा सीटें आती हैं। 1948 में भारत ने निजाम की रियासत का अंत कर दिया था। आपको ध्यान रखना है कि निजाम की रियासत का अंत कब हुआ? 1948 में। और हैदराबाद राज्य का गठन किया। 1956 में हैदराबाद का हिस्सा रहे तेलंगाना को नव गठित आंध्र प्रदेश में मिला दिया गया था। निजाम के शासन के अधीन रहे कुछ हिस्से कर्नाटक और महाराष्ट्र में मिला दिए गए। भाषा के आधार पर गठित होने वाला ये पहला राज्य था। आंध्र प्रदेश पहला राज्य था। 40 के दशक में कॉमरेड की अगुवाई में कम्युनिस्टों ने एक पृथक तेलंगाना की मुहिम की शुरुआत की थी। इस समय इस आंदोलन का उद्देश्य भूमिहीन जो है उनको भूपति बनाना था। 6 वर्षों तक यह आंदोलन चला, लेकिन बाद में इसकी कमर टूट गई और इसकी कमान नक्सलवादियों के हाथ में आ गई। आज भी इस इलाके में नक्सलवादी ही सक्रिय है। 1960 में तेलंगाना में फिर आंदोलन शुरू हुआ और दरअसल आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के जो इलाके हैं उनमें भारी असमानता है। आंध्र प्रदेश जो था मद्रास प्रेसिडेंसी का हिस्सा था और वहाँ शिक्षा और विकास का जो स्तर था वो काफ़ी ऊंचा था, जबकि तेलंगाना इन मामलों में पिछड़ा हुआ था। तेलंगाना के लोगों ने आंध्र में विलय होने का विरोध कर दिया। उन्हें डर था कि क्या होगा, वो नौकरियों के मामले में पिछड़ जाएंगे। आज भी इन दोनों में अंतर बना हुआ है, साथ ही सांस्कृतिक रूप से भी इन दोनों क्षेत्रों में अंतर है। तेलंगाना पर जो उत्तर भारत का असर ज़्यादा है। 1998-99 में बीजेपी की जो सरकार थी उसने वादा किया था कि बीजेपी में बीजेपी ने वादा किया कि यदि दिल्ली में उनकी सरकार बनी तो वह असम में तेलंगाना राज्य का निर्माण कर दिया जाएगा, लेकिन तेलुगु देशम पार्टी के विरोध के कारण वो ऐसा नहीं कर पाई। तेजपा बीजेपी की सहयोगी पार्टी थी। 2001 में चंद्रशेखर राव ने तेजपा से त्याग पत्र देकर तेलंगाना राष्ट्र समिति की स्थापना की और 2004 में कांग्रेस ने टीआरएस के साथ सीटों का समझौता किया, लेकिन सत्ता में आने के बाद वह भी मुकर गई। 2009 के चुनाव के समय कांग्रेस और बीजेपी ने फिर से ये मुद्दा उछाला। टीआरएस की बुरी तरह से हार हुई और 29 नवंबर 2009 में के चंद्रशेखर राव ने
तेलंगाना के मुद्दे को लेकर भूख हड़ताल शुरू कर दी और 9 दिसंबर 2009 में केंद्र ने तेलंगाना के निर्माण की सैद्धांतिक मंजूरी दे दी, परंतु बाद में केंद्र सरकार ने अपनी सैद्धांतिक घोषणा को आंध्र प्रदेश की राजनीति के आंतरिक विरोध के चलते व्यापक रूप प्रदान नहीं कर पाई। यहाँ ये बात भी जानने योग्य है कि 294 सदस्य आंध्र प्रदेश विधानसभा के और 147 सदस्य में से यानी कि 294 सदस्य थे विधानसभा के, उनमें से 147 सदस्यों ने अपना त्याग पत्र दे दिया था। इसीलिए केंद्र सरकार को 23 दिसंबर 2009 को ये घोषणा करनी पड़ी थी कि तेलंगाना मामले में कोई भी अगला कदम सभी राजनीतिक दलों की मंजूरी से ही उठाया जाएगा और अलग राज्य बनने का मामला पुनः फिर ठंडे बस्ते में चला गया। लेकिन संसद के दोनों सदनों द्वारा क्रमशः 18 और 20 फरवरी 2014 को आंध्र प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2014 में पारित किया गया, जिसके पश्चात 1 मई 2014 को इस विधेयक पर राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई, जिससे केंद्र की तत्कालीन यूपीए सरकार द्वारा 29वें राज्य के अस्तित्व हेतु गजट अधिसूचना जारी की गई और अविभाजित आंध्र प्रदेश की सभी 294 विधानसभा सीटों के लिए मतदान लोकसभा के साथ 30 अप्रैल 7 मई 2014 को करवाया गया। इन चुनावों के पश्चात 2 जून और 2014 से आंध्र प्रदेश का विघटन कर देश का 29वां राज्य तेलंगाना अस्तित्व में आ गया था। ठीक है, आई होप आज का टॉपिक आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अब आपको केयरफुली अपनी बुक से इसे रीड करना है। ओके, थैंक यू।